हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा उसमें कंस्ट्रक्टर के बारे में। जावा में कंस्ट्रक्टर जस्ट लाइक मेथड होता है जो कि क्लास के नेम का सिमिलर होता है और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको बोला कि जस्ट लाइक एज अ मेथड होता है। और जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब भी हम कोई भी क्लास का इंस्टांस क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए बाय डिफॉल्ट जावा जो है एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, बट वो हमें हमारी ऐसी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। बाय द वे, जोक्स अपार्ट, नॉट नंगी आंखों से, बट जब भी हम कोड को कंपाइल करते हैं, ठीक है, जनरली अगर हम इसका सोर्स कोड देखें तो हमें वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब भी हम उस कोड को कंपाइल करने के बाद जब हमें डॉट क्लास फाइल मिलती है, अगर हम उसमें देखते हैं, देन हमको वहां पर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विजिबल होता है, दिखाई पड़ेगा। सो जावा में मल्टीपल टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। हम क्यों यूज करते हैं, क्या करेंगे, आगे हम सब डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, मल्टीपल टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें मेन 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर का हम ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, हमें उसे क्रिएट करने की कोई भी नीड नहीं होती। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हो लेम लैंग्वेज में कि जब हम न्यू कीवर्ड के थ्रू जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, वैसे ही जो न्यू कीवर्ड के बाद आप क्लास का नेम देते हो वो बेसिकली कॉल करता है हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, या जिसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे होता है। और नंबर 3 जिसमें हम पैरामीटर पास कर रहे होता है। सो 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर हो गए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये 3 टाइप के हमारे कंस्ट्रक्टर हो गए। इनके बारे में डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और स्टार्ट करते हैं ऑन द स्क्रीन। और एज वी टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर, सो कंस्ट्रक्टर के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर हैज अ सेम नेम एज क्लास नेम। जो भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं उसका नाम जो है वो क्लास के नेम से सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। इसीलिए मेथड से डिफरेंट होता है, बिकॉज हम मेथड क्रिएट करते हैं तो उसका एक रिटर्न टाइप होता है। या तो वो कुछ रिटर्न टाइप कर रहा होता है, रिटर्न कर रहा होता, अदरवाइज वो वॉइड टाइप का होता है। अगर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है तो वो वॉइड टाइप का होता है। बट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर जो है वो हम जब भी किसी क्लास का इंस्टांस क्रिएट करते हैं, इंस्टांस बोले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो सीधी बात, जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा। एटलीस्ट 1 कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर पहले से रहता है। तो सारी चीजों को और डिटेल में जानूं उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर का कहां पे और कैसे यूज हो रहा है, और आखिर कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, हमें नीड क्या है कंस्ट्रक्टर की, वो हम समझते हैं। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हैव मेथड्स, तो हम कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज करते हैं। सो अगर मैं चलता हूं अपने इक्लिप्स में, तो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना रखी है, और यहाँ पर इसके अंदर हमारा मेन मेथड चल रहा है। अब मैं यहाँ पर एक क्लास और क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मैं क्लास का नेम देता हूँ बॉयज। हमारा जो बी है उसका कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बॉयज नाम का मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें हम कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कुछ जिसको एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। सपोज कि उस बॉय जो हम बॉयज नाम की क्लास क्रिएट कर रहे हैं उसमें बॉयज के कुछ नेम हो सकते हैं। सो लाइक वी क्रिएट स्ट्रिंग नेम। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया नेम नाम का, कि बालक का कुछ नाम हो सकता है। अब यहाँ पर इस समय नेम के पास हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, ओके। और यहाँ पर बॉयज का जो भी नाम है वो खाली है, अभी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है उसके पास, ओके। नाउ हम क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट करते हैं जिससे हम इस चीज को एक्सेस कर पाए। बिकॉज जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए एक मेथड की नीड होती है, एक बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आपको ये अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में एक आइडिया होना चाहिए, ओके। नाउ वी क्रिएट अ मेथड। सो हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं। मैं मेथड का नाम रख देता हूँ स्टूडेंट नेम, कुछ भी रख सकते हैं। और ये एक मेथड है तो इसका एक रिटर्न टाइप भी होगा, और इसका एक हम पैरामीटर इनपुट करा सकते हैं, नहीं करा सकते, हमारी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे वॉइड टाइप का एक मेथड रिटर्न कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा स्टूडेंट नेम, ओके। और स्टूडेंट नेम के अंदर जो है मैं यहाँ पर मैसेज पास करा दे रहा हूँ, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं मैसेज ही पास करा देता हूँ, system.out.println, और मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करा दे रहा हूँ, ओके।
तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने स्टूडेंट नेम जो है वो एक मेथड क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पर जो कुछ भी इस नेम के अंदर होगा वो यहाँ पर मेरे को प्रिंट होके मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने मेन मेथड पर, जहाँ से हम इस क्लास को, मतलब हमारे इस स्टूडेंट क्लास से इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्रिएट करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो जल्दी से मैं इस बॉयज़ क्लास का क्या क्रिएट कर लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, बॉयज़ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू बॉयज़। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बॉयज़ क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। नाउ अब आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा है। बट एक्चुअली में तो हमने यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट ही नहीं किया। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया है और यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कहाँ कॉल हो रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है। तो यहीं पर ही बात आती है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। तो मैं आपको अभी यूज करके भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक्चुअल में कैसे प्रूव करता हूँ मैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले अगर मुझे इसको एक्सेस करना है इस नेम को, तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करा लूंगा ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, और यहाँ पर हमारा जो मेथड है स्टूडेंट नेम, मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट नेम। तो यहाँ से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है नल, बिकॉज एक्चुअली में इस नेम के अंदर हमने कोई वैल्यू पास ही नहीं कराई है मेन मेथड से, ना ही यहाँ से बॉयज क्लास के अंदर। तो ये नेम हमारा एम्प्टी है। बट कैसे पता चला कि एम्प्टी है? बिकॉज यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है हमारी क्लास के नेम का, दिस वन। दिस इज लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस थिंग, बिकॉज ये हमारी क्लास का नाम है और ये हमारे मेथड का नाम है, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और इसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो ये जस्ट लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, जो जब हम इसको कॉल करेंगे बॉयज ऑब्जेक्ट न्यू बॉयज, तो यहाँ पर जैसे हमने न्यू कीवर्ड से इसको क्रिएट किया बॉयज, तो यहाँ पर बेसिकली इस बॉयज से हमारा ये बॉयज कॉल हो जा रहा है, ये वाला देख सकते हैं आप, दिस थिंग, बिकॉज ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के कॉल कराया है न्यू बॉयज। तो यहाँ पर ये हमारा एक्चुअल में ये कॉल हो जा रहा है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू इनपुट ही नहीं करी थी, तो यहाँ पर भी वैल्यू से कुछ मिली नहीं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर स्ट्रिंग है तो नल होगा, इंटीजर है तो जीरो होगा, इसी तरीके से। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास हो रही है, नल पास हो रही है, खाली वैल्यू जा रही है। तो यहाँ से जब हम कुछ इनपुट नहीं कर दे रहे हैं तो इसका मतलब वो यहाँ पर नल पास हो रहा है। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास कराने के लिए, बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यहाँ पर इसकी नीड होती है। तो अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो भी यहाँ पर भी नल ही मिला है, बिकॉज हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास नहीं की। तो ये चीज़ हम लिखें या ना लिखें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा कोड सक्सेसफुली रन करेगा, बिकॉज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहा है। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, कि हम वैल्यूज को पास कराने के लिए, डिफॉल्ट वैल्यूज को पास कराने के लिए इसका यूज करता है। लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ टू शेयर वैल्यू, हम वैल्यूज कैसे इनपुट कराएंगे वॉइस के अंदर। ये जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसकी हेल्प से हम इस नेम के अंदर एक्चुअल में कुछ वैल्यू कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में लिखा हुआ है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये हमें सोर्स कोड में नहीं दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सोर्स कोड में दिखता नहीं है, लेकिन जब हम कंपाइल करते हैं, तो जब मैंने स्टार्टिंग में क्लास में बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब जावा की हमारी बेसिक सीरीज चल रही थी, किस तरह से जावा का कोड कंपाइल होता है, JVM और ये सारी क्लास कोड, बाइट कोड, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो जब हमारा कोड क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है तब वहाँ पर ऐड होता है। ठीक है, ये हमें बाय डिफॉल्ट अभी दिखता नहीं है। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आप देख रहे हैं 3 टाइप के। तो ये तो हमने जो अभी देखा वो था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके, जिसमें हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज चली जाती है। अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, आर्ग्यूमेंट बोले तो जब भी हम मेथड्स क्रिएट करते हैं तो हम उसमें कुछ पैरामीटर पास करा रहे होते हैं। तो अगर हम पैरामीटर पास ना भी कराएं तो भी ऐसे कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, और ऐसे भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जो कि पैरामीटराइज नहीं होता है, पैरामीटराइज होते हैं। तो सबसे पहले ये हमने देखा, हम बात करते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की, बिकॉज हमें कोई वैल्यू इसके अंदर देनी है, लेकिन हम कोई अलग से इसमें इनपुट पास नहीं कराना चाह रहे हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वैल्यू पहले से फिक्स करके दे सकते हैं, जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक लड़के का नाम है लल्लू, तो मैं वो नाम लल्लू इस वॉइस के अंदर डालना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे डाल पाऊंगा? तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसके अंदर एक दिस कीवर्ड होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे फिर कभी कि दिस कीवर्ड का क्या यूज है।
एक्चुअल में मैं यहाँ पर एक वैल्यू पास कर रहा था, हमारे एक लड़के का नाम है भैया लल्लू, तो इसको मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो दिस थिंग कैसे काम करेगा। सो ये जो मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया, ये किसी एक लड़के का नाम है लल्लू। अब वो लल्लू क्या हो जा रहा है, वो इस नेम के अंदर जा रहा है, और दिस डॉट नेम का मतलब है जो हमारे इस क्लास का नाम है। इस क्लास के अंदर हमने जो ये नेम नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रखा है, इसके अंदर ये जाके स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ लाइक दिस थिंग, तो अभी यहाँ पे क्या पास हो रहा है, अभी यहाँ पे नल जा रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है। और जैसे ही मैं यहाँ पर ये चीज़ कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग जाके इसके अंदर स्टोर हो रही है, और यहाँ से जब दिस डॉट नेम मतलब हमारा इस चीज़ के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जा रही है। और जब भी हम इस नेम को प्रिंट करेंगे तो हमें एक्चुअल में क्या मिलेगा, लल्लू मिल जाएगा। तो लल्लू कैसे मिलेगा, अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट से मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, और जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, पहले यहाँ पे पैरामीटर, पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर से यहाँ पर वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी दिस डॉट नेम के अंदर, मतलब यहाँ पर आ गई। और जब हम इस ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट नेम को पास करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा नाम मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मैं देखता हूँ क्या आउटपुट मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख लो लल्लू मुझे आउटपुट मिल गया है, सिमिलर काइंड ऑफ। तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर था ये एक नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर था, जिसमें हमने कोई भी वैल्यू अलग से पास नहीं करी, बट हमें फिर भी वैल्यू मिल गई बिकॉज हमने यहाँ पर पहले से वैल्यू डिफाइन कर दी थी और वो हमने इसके अंदर पास करा दी। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, हम ऐसे कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। एक चीज़ हम और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा कि अभी तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पास करा रहे हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम के मेथड का यूज़ करके वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डायरेक्टली वैल्यू पास करा के प्रिंट करा सकता हूँ। अगर मैं मैसेज दे रहा हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो भी हमें वैल्यूज मिल सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक system आउट डॉट प्रिंटलन मैं यहाँ पर मैसेज देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करा देता हूँ लाइक वी आर बॉयज। हालांकि हम शक नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि तुम लौंडे हो, लेकिन हम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने बॉयज नाम के कंस्ट्रक्टर के अंदर इस बार मैसेज प्रिंट करा दिया वी आर बॉयज। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा वैसे ही यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर एक मैसेज है तो वो धड़ाधड़ मैसेज को प्रिंट कर देगा। सो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पर सिंगल टाइम वी आर बॉयज प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो भी यहाँ पर मैं सिमिलर चीज़ प्रिंट करा सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट 2 नाम से, और अगेन मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर ही मल्टीपल टाइम प्रिंट हो जाएगा। सेम चीज़ है। तो इस तरीके से भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, हम ऐसा नहीं कर रहे होते हैं जब भी हम कोड कर रहे होते हैं। एक्चुअल में हम वैल्यू पास कराते हैं और उसके बाद, और इस तरीके से भी हम एक्चुअल में वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं। ये मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया। हम ऐसा कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया उससे भी कर सकते हैं, बट मेन और सही तरीका होता है, एक गुड प्रैक्टिस होती है कि हम हमेशा अपने मेन मेथड से या फिर जहाँ से भी मेथड से हम वैल्यू पास करा रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ से हम वैल्यू पास कराते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, और यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ जो कि हमारा थर्ड टाइप है, दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जैसे कि हम मेथड क्रिएट करते हैं तो मेथड में हम अपने कुछ वैल्यूज पास करते हैं, कुछ इनपुट देंगे, और फिर वो इनपुट के बाद यहाँ पर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, वॉइस ऑब्जेक्ट न्यू वॉइस। ओके, वॉइस का हमने एक ऑब्जेक्ट नाम का एक क्रिएट कर रखा है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक लड़का है जिसका नाम है अमन, ठीक है। अब अमन भाई को अपना नाम प्रिंट कराना है नीचे, तो यहाँ पर मैंने वॉइस ऑब्जेक्ट न्यू वॉइस किया और यहाँ पर एक पैरामीटर पास करा दिया अमन नाम का। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि अमन जो है वो यहाँ पर पास हो रहा है। मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू मतलब मैन्युअली यहाँ पर पुट कर दिया अमन। अभी यहाँ पे एरर भी दे रहा है बिकॉज ये कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। तो मुझे सबसे पहले अपनी क्लास का नेम देना है, और उसके बाद अमन क्या है, अमन एक स्ट्रिंग है, तो मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है, स्ट्रिंग एन। मैं आप नेम भी दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं इस वॉइस को कॉल करूंगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वैसे ये अमन यहाँ से पास होगा, इसके अंदर आ जाएगा, इस एन के अंदर। ओके, अब एन के पास अमन आ चुका है, लेकिन क्या इस नेम के पास भी अमन आया है? नहीं आया है। तो हमें इस एन को उठा के कहाँ डालना पड़ेगा, इस नेम के अंदर डालना पड़ेगा। तो जैसे लास्ट
प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि आप दिस कीवर्ड का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं अपने इस वाले वेरिएबल को। तो n को, जो n के अंदर वैल्यू है वो पास हो जाएगी कहाँ पर, इस दिस डॉट नेम के अंदर। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक बार मैं फिर से देखता हूँ क्या हुआ है। हमने क्या किया है, हमने एक बॉयज नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हम यहाँ पर अब एक पैरामीटर पास करा रहे हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, एक स्ट्रिंग पास करा रहे हैं जो कि अमन है। तो वो अमन कहाँ जाएगा, वो अमन चला जाएगा इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, इस n के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास कराया है तो यहाँ पर इसके वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब ये n तो यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें इसको इस वाले नेम के अंदर डालना था, तो हमने n को उठा के दिस डॉट नेम के अंदर डाल दिया, तो अब n की वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है। ओके, तो अब हमारे पास इस नेम में हमारा वैल्यू मिल चुकी है, हमें नाम मिल चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड के हेल्प से अपने नाम को प्रिंट करा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट और नेम, ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट नेम, जो हमारा मेथड मैंने क्रिएट किया है उसको मैं यहाँ पर रन कराता हूँ, तो हमें यहाँ पर हमारा जो नाम है वो मिल जाएगा अमन। अब मैं इसको कितनी बार भी प्रिंट करा सकता हूँ और इस तरह से मल्टीपल यहाँ पर मैं प्रिंट करा सकता हूँ, तो हर बार आपको अमन मन 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 इस तरह से मिल जाएगा। आई थिंक यू हैव गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब यहाँ पर आपके ऊपर जैसे कोई आप ओवरलोडिंग देखते हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चीज हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। सिमिलरली हम कंस्ट्रक्टर के साथ में भी ये चीज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंस्ट्रक्टर के ऊपर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हो, जस्ट लाइक कि आप एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हो और अगर हम एक चीज सिमिलर बना देंगे तो एरर देना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जिसके पैरामीटर डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसे समझ आ जाएगा हमारे कोड को कि एक्चुअल में उसे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है। तो यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें हमने सिर्फ नाम दिया है। अब हमारे पास मान लीजिए कोई एक ऐसा लड़का भी है जो भैया पढ़ता है, ये अमन पढ़ता लिखता नहीं है, तो इसका ये कोई स्कूल नहीं जाता अभी, तो यहाँ पर अमन का केवल क्या है, नाम है, अभी अमन का अभी कोई क्लास नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा और है, रोहित मान लेते हैं, तो अब ये जो रोहित है वो स्कूल भी जाता है, तो रोहित के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्लास क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मैंने एक क्लास नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, क्लास, बिकॉज हमारा क्लास का नेम होता है, मतलब जावा में एक फिक्स्ड रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो हम क्लास नाम से नहीं बना सकते, तो हम इसके लिए यहाँ पर std लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड का नेम। ओके, तो ये एक्सेप्टेबल है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है भैया, बड़ी झंझट। खैर, तो हम लोग स्ट्रिंग स्टैंडर्ड नाम का मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया। इट्स नॉट लाइक स्ट्रिंग, हमें इसको इंट में करना चाहिए, बिकॉज हम तो क्लास इंटीजर में देंगे, लाइक 1 2 3 4 इस तरीके से। तो एक रोहित नाम का लौंडा है जो कि 6 क्लास में पढ़ता है फॉर एग्जाम्पल, तो अब हम उसको भी यूज़ कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो केवल एक ही स्ट्रिंग पास हो रही थी जो कि नेम के लिए थी, तो यहाँ पर मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो कि स्ट्रिंग के साथ साथ इंटीजर को भी रखेगा। तो उसके पहले मैं यहाँ पर वैल्यू पास कराऊंगा। मैं यहाँ पे अगेन बॉयज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, obj2 इक्वल्स टू न्यू बॉयज, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो चीज़ें पास करा रहा हूँ। सबसे पहले एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ जिसका नाम है रोहित, और एक दूसरी स्ट्रिंग पास करा, दूसरा इंटीजर पास करा दे रहा हूँ लाइक 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने दो चीज़ें पास करा दी। तो कंस्ट्रक्टर हमारा बॉयज नाम का कंस्ट्रक्टर है जो कि एक स्ट्रिंग भी रखे हुए है और एक इंटीजर भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा अभी कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है। तो हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा जो कि हमारा एक स्ट्रिंग को भी रखेगा और एक इंटीजर को भी रख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ n, एक इंटीजर क्लास का c लिख देता हूँ, और ये देखो यहाँ पर स्ट्रिंग और n यहाँ पर दोनों आ चुके हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए होगा कैसे काम होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा वैसे ही क्या होगा, ये रोहित जो है इस n के अंदर चला जाएगा और ये जो 6 जो है वो c के अंदर चला जाएगा। तो अब इस n और c को मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू n, मतलब कि n की वैल्यू को उठा के दिस डॉट नेम के अंदर डाल दो, और दिस डॉट std को उठा के वो c को उठा के दिस डॉट std के अंदर डाल दो। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हम स्टूडेंट नेम अपने फंक्शन को कॉल करा लेंगे, और यहाँ पर हमें नेम और हमें अब साथ साथ क्या चाहिए, प्रिंट कराना है उसकी क्लास को भी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्लस करेंगे टू, यहाँ पर मैं एक डैश दे देता हूँ,
और यहाँ पर साथ ही साथ मैं प्रिंट करा लेता हूँ अपने स्टैंडर्ड को। ठीक है, अब अगर क्या होगा, अब यहाँ पर सोचिए अगर मैं सिर्फ इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा जो कि पहला वाला है तो फिर क्या होगा, और इसको कॉल करूंगा तो फिर क्या होगा। जल्दी से गैस करो और कमेंट में आंसर लिख दो जाके कि हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट 2 को रन कराऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट 2 डॉट, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने मेथड को कॉल कर रहा हूँ स्टूडेंट नेम को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 डॉट स्टूडेंट नेम को जैसे ही मैं कॉल करूंगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये रोहित और 6 इसके अंदर पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर 2 पैरामीटर, ऑब्जेक्ट 2 कॉल हो रहा है मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट 1 अगर कॉल होता तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता। तो ऑब्जेक्ट 2 में ये वैल्यू पास हो जाएगी, और जैसे ये वैल्यू पास हो जाएगी हमारे नेम और स्टैंडर्ड के अंदर रोहित और 6 आ जाएगा, और हम जैसे स्टूडेंट नेम को प्रिंट करेंगे तो हमें रोहित और उसका स्टैंडर्ड दोनों यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 को obj डॉट स्टूडेंट नेम को प्रिंट करूंगा देन क्या होगा, तो हमारा पुराना वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, मतलब पहला वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इसके अंदर केवल नेम मिलेगा, और यहाँ पर ये दिस डॉट नेम क्या है, दिस डॉट नेम हमारा ये है, स्टैंडर्ड यहाँ पर खाली है। तो मैंने आपको बताया था जब हमारा कोई भी वैल्यू पास नहीं होती तो यहाँ पर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू चली जाती है, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई वैल्यू उसके लिए पास ही नहीं कराई स्ट्रिंग इंटीजर के लिए। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बाई डिफॉल्ट में क्या ले लेगा, 0 ले लेगा ऑटोमेटिकली, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अमन 0 हमको यहाँ पर मिल गया है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर का क्या कर सकते हैं, ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जिसकी जरूरत होगी उसके हिसाब से वो कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। सो गाइज दैट्स इट अबाउट कंस्ट्रक्टर। आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टर समझ आ गए होंगे। अगर आपको कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प इट। और इस तरह के छोटे छोटे आप कंस्ट्रक्टर बेस्ड प्रोग्राम और बनाए। अभी तो यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज इनपुट करी थी, अगर आप वैल्यूज को खुद से स्कैनर की हेल्प से इनपुट कराएं और उसके बाद ट्राई करें इन चीज़ों को, मे भी आपको और चीज़ें समझ आई होंगी। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। तब तक सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू।